वेलकम बैक। हम बेसिकली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिसोल्यूशन। कायदे से बहुत ही सिंपल है। मतलब 2 लेक्चर में यही पढ़ रहे हैं कि सर कुछ नहीं करना है, बिजनेस को क्योंकि क्लोज करना है। एज अकाउंटेंट हमारा काम है सारे अकाउंट्स को क्लोज करना, और जितना भी पैसा आएगा वो लास्ट में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको मैं ट्रांसफर करूंगा डिसोल्यूशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। और एसेट्स को रियलाइज करूंगा, वहां से कैश आएगा, और लाइबिलिटीज को पे करूंगा। और इस सब में आपका प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। एसेट्स आपने सस्ते में बेचे तो आपका लॉस होगा, वो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स में। बैलेंस शीट में अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है या एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके पीएसआर में। लास्ट में अल्टीमेटली क्या होगा, जितना आपके पास कैश बचा होगा उतना ही आपका पार्टनर्स का पैसा ड्यू होगा फर्म से, उतनी पार्टनर्स कैपिटल में, तो वो उनके ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव है, डेबिट है, तो वो लाएगा, और जिस पार्टनर की पॉजिटिव कैपिटल है वो ले जाएगा। अगर तीनों की नेगेटिव है, इट मीन कोई ना कोई लाइबिलिटी अभी पे आप नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस का इतना नुकसान है, पार्टनर्स की कैपिटल नेगेटिव है, और कुछ क्रेडिटर्स है जिनका अपना पैसा नहीं दिया है, तो उस केस में इनको अपने घर से पैसे लाने पड़ेंगे, बिकॉज इनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। अब आपके बुक में क्या किया गया है, छोटे छोटे कंसेप्ट पे इलिस्ट्रेशन रखी है, तो उनको समझेंगे, बस लॉजिकली उनको समझना है। हालांकि आपने उन सब चीजों को आज तक पढ़ा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप उनको लॉजिकली समझोगे। कायदे से हमारा ये टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, बट हम एक एक चीज को अब अलग अलग से तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज आपका एक कंसेप्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। कंपनसेशन फंड बोलो या रिजर्व बोलो, क्या आपको पता है वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? जी सर। क्या हमने इसको डिस्कस किया है? तो हमने अच्छे से पढ़ा हाँ। कि पार्टनर्स हाँ। क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ट्रांसफर करते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन फंड में। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड में, कि कल को अगर खुदा न खास्ता किसी पार्टनर, किसी वर्कर का कुछ इंजरी होगी या डेथ होगी और हमें उसे पैसा देना पड़ा, उसके लिए एक हम फंड क्रिएट करते हैं। फिर हमने देखा क्या कि चेंज इन पीएसआर में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एडमिशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, रिटायरमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, डेथ में क्या ट्रीटमेंट, हमने देखा। अब हम देखेंगे डिसोल्यूशन में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। क्या था फंड, बेसिकली कि अगर कल को किसी वर्क्समैन को हमें कुछ कंपनसेशन देना पड़ा, उसके लिए हम फंड क्रिएट करेंगे। कहां से क्रिएट हुआ? पीएनएल से। तो अगर आप देखोगे तो हमेशा कहां से क्रिएट हुआ होगा? पीएनएल से। तो जब भी क्रिएट किया होगा, एंट्री की होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो वर्क में कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्क्स में कंपनसेशन फंड, मेडिकल, एक मिनट वेट करना सारे। ठीक है, अब मुझे बताओ, आज की डेट में हम बिजनेस बंद कर रहे हैं और वर्क्समैन कंपनसेशन फंड में 5 लाख रुपया बचे हैं, तो कोई मुझे बताएगा अदर देन मुनजा कि क्या हो सकता है इसका ट्रीटमेंट? लॉजिकली देखो, बुक नहीं देखनी है। आज हम बिजनेस क्लोज करें और हमारे पास एक फंड बचा हुआ है 5 लाख रुपए, तो क्या देखेंगे इसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी है कि नहीं है, यही देखोगे। जी वही सर। हमें किसी वर्कर को कोई पैसा देना है कि नहीं देना है। अगर किसी वर्कर को कोई पैसा देना है तो दे देंगे, अगर नहीं है तो मुझे बताओ इस वर्क्स में कंपनसेशन फंड की कोई जरूरत है? अगर जी हमारी सर। आज की डेट में कोई लाइबिलिटी नहीं है किसी वर्कर को देने की, तो मुझे बताओ क्या, क्या मुझे बताओ, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो ये 5 लाख का आपको नहीं लगता ये एज गुड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है? यस वर्क सर। में कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो ये उनका वो पैसा था, प्रॉफिट था, जो आपने उनको नहीं दिया था, इस उम्मीद से कि हो सकता है कि हमें किसी वर्कर को देना पड़े। अब आज के डेट में पता चला किसी वर्कर को नहीं देना, तो क्या एंट्री करोगे? इस वर्क में कंपनसेशन फंड को डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट जनरेट हो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 5 लाख तो पार्टनर। एक मिनट के लिए सारे वेट करना, मुझे कोई ऑर्डर आ रहा है, मैं एक चीज देखता हूँ क्या है। अब मुझे बताओ, अगर कोई लाइबिलिटी है,
अगर कोई लाइबिलिटी है, सपोज पता चला 5 लाख में से 2 लाख लाइबिलिटी है, तब क्या करेंगे? Sir, liability account debit to workman compensation. Workman compensation reserve account debit 5 lakh. वर्क्समैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 5 लाख। To realize. To realization account 2 lakh था, बाकी हो जाएगा टू रियलाइज अकाउंट 2 लाख। बाकी हो जाएगा इनमें डिवाइड ना टू डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट से जब आप फिर पे करोगे वो, तब एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख रुपीज। बेसिकली क्या होता है उस केस में क्या होता है कि अभी तक इसका नेचर था प्रोविजन काइंड ऑफ, समझ लो इसको। अभी तक वर्क्समैन कंपनसेशन फंड का नेचर क्या था? प्रोविजन काइंड ऑफ या रिजर्व काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो। जब पता चला कि यार 2 लाख की लाइबिलिटी है, तो फिर क्या हो गया? फिर ये दो चीजें हो गई, 3 लाख का रिजर्व, 2 लाख की लाइबिलिटी। अब याद करो, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि डिसोल्वेंसी का वक्त लाइबिलिटीज को कहां पे ट्रांसफर करना है? वर्क्समैन कंपनसेशन फंड में, रियल एस्टेट अकाउंट में। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर करेंगे रियल एस्टेट अकाउंट में। तो यहाँ पे पता चला इन 5 लाख में लाइबिलिटी कितनी है? 2 लाख। हाँ, तो 2 लाख को कहां पे ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन। हाँ 3 लाख क्या है? दैट इज अ प्योरली नेचर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात? हाँ हाँ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ। जी सर। A firm of partner X and Y sharing profit in the ratio of 2:1 was dissolved. The firm has the following position. बैलेंस शीट में दिया है उनका वर्क्समैन कंपनसेशन फंड है 30,000। You necessary journal entries assuming there is no liability against this fund. अगर कोई liability नहीं है, तो ये सारा का सारा पैसा is as good as accumulated profit and it will be transferred to the partners capital account. The entry will be WCF, worksman compensation fund account debit 30,000 to partners in their PSR. What was their PSR? 2:1. तो दो पार्टनर्स का नाम क्या है? तो A is capital account, तो B is capital account 20,000 10,000. तो B is capital account. सेकंड केस क्या बोल रहा है? Claim of 12,000 is payable to workers as अब क्या compensation है? against. अगर 30,000 आपका है और उसमें से 12,000 की लाइबिलिटी है, 18,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा? वही ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? WCF, ये दूसरा केस है, WCF अकाउंट डेबिट 30,000। इसमें से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कितना? 12,000. लाइबिलिटी है 12,000, और बाकी कितना बचा? 18,000। वो ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी में, किस रेशो में? 2:1। तो ए इज कैपिटल अकाउंट 12,000. तो B is capital account बी इज कैपिटल 6,000. अकाउंट 6,000। और जब ये 12,000 पे करोगे, तब एंट्री क्या हो जाएगी? Realization account debit to cash रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश 12,000. 12,000 बीइंग वर्क्समैन कंपनसेशन लायबिलिटी पेड ऑफ। ठीक है ना? अभी बोल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर आपके पास बचा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा था कभी? हाँ पढ़ा है ना। जरूर कि अगर इन्वेस्टमेंट में आपको कल को लॉस हो जाएगा, तो आप उसको उधर ट्रांसफर करते हैं, वही करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट एज एसेट आप कहां पे ले रहे हो? रियलाइजेशन में। तो कायदे से आप क्या कर दोगे? दो चीजें हैं, उस वक्त देखोगे वो कितने में रियलाइज होगा, बट वो तो बाद में रियलाइज होगा, अभी आपको उसको रूम से बाहर कर रहे हो। तो सिंपली एसेट के अगेंस्ट में जितना भी फंड ट्रांसफर किया था, उसको भी ट्रांसफर करो लायबिलिटी उधर, उसको भी ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट में। बिकॉज वहां पे अल्टीमेटली फिर आपको पता चलेगा फायदा हुआ नुकसान हुआ, एट द एंड वो फायदा वहां ही डिस्पोज हो जाएगा। मैं समझाता हूँ आपके पास उस केस में कैसा होगा क्वेश्चन। आपके पास लायबिलिटी साइड में होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलो या फंड बोलो, सपोज 10,000 का है, और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो है 2 लाख की। तो आपने ये क्यों किया था क्रिएट? कल को इसमें नुकसान हो सकता है, बट आज की डेट में कुछ पता नहीं है। अल्टीमेटली जब आप बुक्स को क्लोज करते हो, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को कहां पे लेते हो? रियल एस्टेट अकाउंट में।
आप एंट्री हाँ। क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीज। तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जितना भी रिजर्व क्रिएट किया था अभी, इसको आप अगर चाहो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, बिकॉज वहां ही इसका फायदा या नुकसान निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली जितने में भी बिकेगी वहां तो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हो ही जाएगा, होगा या नहीं होगा। आप सीधे इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर कर सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट सिंस इट हैज लिंकेज विद दिस इन्वेस्टमेंट, इसी के लिए किया था, तो बेटर इज कि आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। समझ आई बात। हाँ हाँ चाहे आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करो, आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है। हाँ। तो बट बेटर इज कि आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, बाद में अगर उससे कम पैसे आ गए तो लॉस खुद ही निकलेगा, प्रॉफिट अगर नहीं हो गया तो प्रॉफिट भी खुद ही निकलेगा। ठीक है ना। ठीक ठीक। क्योंकि फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा इसमें कि वो उसको कितने में फैच हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, कुछ नहीं करना है, इसको भी उधर ले लो, जो भी लास्ट में प्रॉफिट या लॉस होगा वो तो खुद ही निकलेगा। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, प्रोविडेंट फंड इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आपने जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड काटा तो ये आपको प्रोविडेंट फंड में जमा करना है, तो दिस इज द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, रियलाइज अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट अकाउंट। टू रियलाइज अकाउंट, एंड देन व्हेन यू पे द अल्टीमेटली द पीएफ अमाउंट, एंट्री विल बी रियलाइज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। यस पार्टनर सर। का लोन, पार्टनर का लोन आपको याद रखना है, पार्टनर का लोन आपको रियलाइज अकाउंट में लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। जब मैंने बोला रियल से अकाउंट में, वहां पे आउटसाइड लायबिलिटीज देते हैं, तो पार्टनर के हाँ लोन को आप रियल से अकाउंट के बाहर खत्म करो। ठीक है। हाँ। पार्टनर का जो लोन होता है, पार्टनर जो है एबीसी पार्टनर है, एक तो उनकी कैपिटल होती है, दूसरा इनका लोन होता है। पार्टनर का लोन दो इट इज अ लायबिलिटी टू द फर्म, इसको हम रियल अकाउंट में नहीं लेंगे, इसको अलग से सेटल करेंगे। ठीक है। हम्म। और अगर पार्टनर सपोज कभी बोलेगा कि ठीक है मेरे को कैश मत दे दो, मेरे कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, आप वैसे भी कर सकते हो, पार्टनर कैपिटल लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। या अगर पे करना है तो पार्टनर का लोन अकाउंट का बैलेंस होगा बाई बैलेंस सीडी, तो यहाँ पे टू कैश अल्लाह अल्लाह कैश। ठीक है। हम्म। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। आर एंड एस आर पार्टनर्स, आर हैज गिवन अ लोन ऑफ 25 टू द फर्म, गिव जनरल हम्म। एंट्री फॉर आर लोन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज रीपेड। अगर इसको रीपे कर दे तो सीधे एंट्री करो आर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसको रियलाइजेशन में लेने की जरूरत नहीं है, सीधे एंट्री करो आर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा बोल रहा है कि आर का लोन हमने ट्रांसफर किया आर के कैपिटल में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, आर लोन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म, तो आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सर ये भी हो सकता है ना कि इसने लोन दिया होगा फॉर्म को। यही तो बात है ना, पार्टनर पार्टनर ने लोन दे दिया है ना, तभी तो लायबिलिटी है ना फर्म की, कि उल्टा बोल रहे हो। अगर इसने दिया होगा फॉर्म को। तो तभी तो फर्म की लायबिलिटी है। सर मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ऐसा बोल रहे हो, तो एसेट बन जाएगा ना। तो एसेट बन जाएगा, उस केस में उससे ले लेंगे, हम्म। या तो ले लेंगे, या तो वो बोलेगा यार लास्ट में मुझे कैपिटल तो लेनी है ना, तो मेरी कैपिटल के साथ एडजस्ट करूं, तो उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे और लोन को खत्म करेंगे। हाँ समझ आई बात। हाँ, यही मोस्टली उसमें समझ। यही होता है, अगर उसको लोन दिया होता है और उसकी कैपिटल आपको पड़ी है तो वो कैश नहीं लाता है लोन के लिए अलग से, क्योंकि एडजस्ट वो पता ही करना ही है ना। तो हम्म। कैपिटल तो उसकी, कैपिटल का पैसा उससे उसको लेना है फर्म से, और ठीक। लोन का पैसा उसको देना है, तो नॉर्मली हम उसके लोन को ट्रांसफर करते हैं उसकी कैपिटल में। दोनों केस में यूजुअली यही होता है कि लोन को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, लास्ट में फिर हिसाब करते हैं किसको देना है किसको लेना है। हम्म। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये एक मैं एक दिखाता हूँ, हालांकि इसमें अलग कोई बात नहीं है, बट इससे क्या होगा ना, आपकी ग्रिप जो है कंसेप्ट पे सही हो जाएगा। अब सब रेडी रहो, जिसको मैं बोलूंगा वो आंसर देगा। ठीक है। ओके सर। नेटवर्क से सार नहीं करेक्ट। हाँ हाँ। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 8, for journal entries on the dissolution of a firm in Jammu, assuming that assets and liabilities have been transferred to real estate account. Point 1, जहरान, स्टॉक आपका था जिसकी बुक वैल्यू थी 15,000, इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। नहीं, इसको छोड़ो, सॉलिड को छोड़ो, सॉलिड में मजा नहीं आएगा, अनसॉल्व पे आ जाओ 2 मिनट के लिए। अनसॉल्व पे आ जाओ सारे, आगे सब लोग। जी सर। कहां तक किया खुद सबने, 7 तक। कोई है जिसने 7 तक नहीं किया, सच बताओ। सबने 7 तक किया,
ना उसका जवाब आ रहा ना इसका जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं कोई और क्वेश्चन दिखा दूं, तभी बोल रहा हूँ। कोई है जिसने क्वेश्चन नहीं किया, होमवर्क नहीं किया कल? जल्दी बताओ विदाउट वेस्टिंग टाइम। कोई है जिसने होमवर्क नहीं किया? चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक बार, उसके बाद फिर मेन क्वेश्चन पे आते हैं। जयरान, Yes, sir. what journal entries would you pass for the following transactions on the dissolution of the firm after various assets other than cash and outstanding liabilities have been transferred to the real estate account? आपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो है रियल एस्टेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज बोलनी है। बैंक लोन 12,000 इज पेड, आपने बैंक लोन पे कर दिया, एंट्री क्या हो जाएगी? सर बैंक लोन हमने पे किया, रियलाइजेशन टू कैश। कितना? सर अमाउंट कितना? आपके पास क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, चलो 12,000 है क्वेश्चन, ठीक आंसर ठीक बोला। पार्ट बी, स्टॉक वर्थ ₹6,000 इज टेकन बाय पार्टनर बी। तोयबा, पार्टनर बी ने स्टॉक ले लिया 6,000 का, एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन हम कर रहे हैं, डिसोल्यूशन हम कर रहे हैं, और ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑलरेडी कर दिया रियलाइजेशन में। लास्ट में देखा जब हम बाहर थे उस रूम में, तो वहां पे एक पार्टनर ने बोला ये स्टॉक मैं लूंगा, जिसकी वैल्यू 6,000 है, तो एंट्री क्या हो जाएगी अगर करेंगे? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन का। गुड। पार्टनर ए एग्रीज टू पे क्रेडिटर 3,000 टू डी, वहां पे एक क्रेडिटर था 3,000 का, तो ए ने बोला कि मैं इसको दे दूंगा। नातिका, एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। डी पार्ट, साहिबा, an asset not appearing in the books of account realized 700। इसका है टेक योर टाइम। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइज अकाउंट, बट इसका एक याद रखना है, जब ये ट्रांसफर एंट्रीज की थी तब कोई एंट्री नहीं हुई होगी, क्योंकि आपको कोई अनरिकॉर्डेड, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, तब कोई एंट्री नहीं की होगी रियल अकाउंट में ये, बट जब इसको बेच दिया और आपको फायदा हुआ तो ये चीज होगा। मुनजा, प्रॉफिट और रियलाइजेशन 18,000 is to be distributed between A and B in the ratio of 5:4। प्रॉफिट और रियलाइजेशन ये होगा डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट। ठीक, 7 वाला कर दिया आप सबने? हाँ। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सबने कर लिया? जहरान, आपको जर्नल एंट्री करनी है डिसोल्यूशन के वक्त। अगर आपके पास क्वेश्चन है, आप बुक देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी, मैं पढ़ूंगा। टोटल क्रेडिटर जो है, टोटल क्रेडिटर जो है वो थे 30,000, ठीक है? उसमें से Yes, क्या sir. हुआ? आउट ऑफ दिस क्रेडिटर वर्थ 5,000 वेव्ड देयर क्लेम, क्रेडिटर वर्थ 5,000 वेव्ड देयर क्लेम, while the rest agreed to allow discount at the rate 10%। जो रेस्ट थे उन्होंने डिस्काउंट दे दिया 10%। अब मुझे बता एंट्री क्या होगी? टोटल क्रेडिट। जहरान बेटा, एंट्री बताओ। यस सर। आई होप आपने क्वेश्चन किया था तो आपको आधा मिनट लगना चाहिए बोलने में। सर रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन डिस्काउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट? टोटल। सबसे पहले एंट्री जो होगी बेटा, जब इस क्रेडिटर को मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा, उसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना? यस। क्रेडिटर को खत्म करना है 30,000, तो पूरा का पूरा 30,000 खत्म करूंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट। अब मुझे देखना है कि इन सब क्रेडिटर्स को मैंने अल्टीमेटली कितना पैसा दे दिया, उसके लिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। मुझे अमाउंट बताओ, बट मुझे अमाउंट सिर्फ बताएगा जहरा, और कोई नहीं बताएगा, बाकी आप रफ पे कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा हमने अल्टीमेटली क्रेडिटर्स को दे दिया, सिर्फ जहरा बताएगा। सर कैलकुलेटर में निकाल दो बेटा। वैसे ना सर आप कैलकुलेटर जरूरत इसका कैसे, विदाउट कैलकुलेटर स्टिल आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट मुझे करेक्ट अमाउंट चाहिए। सर 30,000 को पहले हम माइनस करेंगे 5,000। 30,000 में से पहले माइनस करेंगे 5,000, क्योंकि उनको देना नहीं है कुछ।
हाँ फिर जो अमाउंट निकलेगा उस पर 10% 10% का ये डिस्काउंट हो जाएगा। तो मैंने तभी बोला था कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 25,000 पे 10% होता है 2500, तो उनको 2500 भी नहीं देना है, तो अल्टीमेटली कितना देना है? 22,500। ठीक है ना? एम से तरह सामने सोचनी है क्वेश्चन को होते क्या है, यस क्योंकि समझ ना गया। आप लोगों ने हाँ बोली ना आपने ना बोली। ठीक है, यस चलो एट लिस्ट सही है, आप लोगों ने झूठ नहीं बोला। बट मेरे साथ इतना कंफर्टेबल हो जाओ आप लोग कि अगर आपने नहीं किया क्वेश्चन सीधे बोलो सर ऐसा टाइम ही मतलब वट एवर रीजन सर हमने नहीं किया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फिर मुझे ये लगता है ना कि अगर देखो अगर आपने नहीं किया तो मुझे पता कि नहीं भाई हो सकता है इसमें जैसे मुझे ये पता था ये शायद मुलाजाना मुझे दिन में भेजा था, तो मुझे पता था इसमें किसी बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तभी मैंने ये डिलीवरेटली करा दिया। अब बाकी तो बाकी तीन तो खास ही नॉर्मल थे, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। उससे मुझे आइडिया मिलता है, जब आप बोलोगे ना कि आपने होमवर्क किया है नहीं किया, तो मुझे आइडिया मिलेगा कि मुझे किस पेज से जाना है। ए बी एंड सी आर पार्ट आर पार्टनर्स होना चाहिए, ये पर्टिकुलर का है। आप सबके पास बुक में एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8। सर ये ए हमने किया 9 हाँ? दिखाई। सर ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई, वो नहीं आया। अच्छा 8 भी दिया था मैंने होमवर्क। सर नो आपने सर, 10 हाँ अरे 7 तक ही था। वो इलिस्ट्रेशन था। नहीं नहीं, मुझे भी इलस्ट्रेशन की लगता है 5 क्वेश्चन नंबर वाली। 7 तक ही मैंने दिया था। चलो करा लेते हाँ। हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली, दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st March 2019 ऑन विच डेट देयर पोजीशन एज फॉलोज। ए की कैपिटल है 30,000, बी की भी 30,000, सी की भी 30,000। क्रेडिटर्स आपके 60,000 थे, आपका फिक्स्ड एसेट था 1 लाख, आपके करंट एसेट थे 40,000 और आपका कैश था 10,000। ऑल द एसेट्स रियलाइज 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो जितने भी आपके एसेट थे आपको उसका 10% कम आया। Creditors were paid in full, expense of liquidation amount to 5,000 and a contingent liability not provided for at 500। तो आपके पास एक कंटीजेंट लाइबिलिटी जो अभी तक आपने पे नहीं कर रही थी उसका आपको देना पड़ा 500 रुपए अल्टीमेटली। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो सबसे पहला लेजर अकाउंट क्या बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। अब आपके पास एसेट कौन कौन सा है देखो। फिक्स्ड एसेट्स एट 1 लाख, तो फिक्स्ड एसेट 1 लाख, करंट एसेट्स 40,000। तो करंट एसेट 40,000। बस इतना ही आएगा। क्रेडिटर है ना बेटा, और उस साइड आएगा क्रेडिटर्स 60,000। 60,000 इतना ही है। अब देखो हिसाब, अब क्या बोल रहा है भाई, एसेट्स बेच दिए उसमें सिर्फ 90% दिया अलग होगा, एलपी क्या हो जाएगी? बाई कैश। कैश आएगा आपको कितना आएगा? फिक्स्ड एसेट 36 पे आएगा आपको 90,000। और 36। वेरी गुड। करंट एसेट पे आएगा 30। बहुत अच्छा मुनाजा ये नाचेगा दिल हाँ को। देखा। 8 लाख चतुर्सात रहेगी। ठीक, उसके बाद क्या था? आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया 60। टू कैश। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को बेटा कितना दिया आपने? तो मतलब 60 आप शेयर सा, हम्म और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपने दे दिए 500 500। वो कंटीजेंट कुछ लेबर। कंटिजेंट लाइबिलिटी थी वो भी आपने पे कर दी थी 500 रुपए। तो अल्टीमेटली टोटल कैश आपका गया 61,000। अब देखो फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर लॉस लॉस हो गया। लॉस को तो गोबर 1500। 8,25,000 akırsaz ve zlash aksaz. 15,000 Hadi 10% loss ve 14,000 bigoya ak loss ve 15,000 रहती है। हम्म By realization loss transferred to A B बिल C. Total loss is 15। 15,000। 15,000। 500 500 500 5,000 5,000 500। 5,000। उसके बाद क्या बनाएंगे? कैश का पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है आपके? 3। 3।
तो मेंटली आपको आइडिया मिल गया कि क्या है रिजोल्यूशन, हाँ क्या क्या करना होता है। तो हाँ इसके सर। बाद में एक मुश्किल सा क्वेश्चन दिखा दूं, कौन सा? कोई टफ क्वेश्चन दिखा दूं। सर हमने वहां से सारा कंप्लीट किया। नहीं नहीं, अभी ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बाय बैलेंस 30 ब्रॉट डाउन कितना था, 30,000 सबको है। उसके बाद लॉस हो गया, 5 सर। तो रियलाइजेशन लॉस 85 सारनी। और तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। ना। और हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट बनाना है। हम्म तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कितना था, 10,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट से कितना कैश रिकवर हो गया जब एसेट को बेचा, 1,26,000। 1,26,000। हम्म बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना गया था, 61,000। हम्म बेचो, देखो कितना पैसा बचा पीछे, 8,67,000 माइनस 8,67,000 होता वो 75,000। 70। देखो 75,000 बचा होगा। और अगर पार्टनर्स का देखोगे, हर किसी का 25,000 बचा हुआ है। 25,000 इसको, 25,000 इसको, 25,000 इसको, तो क्या हाँ है सर। 25,000 हम्म बाई ए 25,000 बी सी, इधर लिखो 25, इधर 25, इधर 25, टोटल मिला के 75,000। समझ आई बात। ये अल्टीमेटली इतना ही होगा कि लास्ट में आपके पास जितना कैश बचेगा ना, आपके तीनों पार्टनर्स की कैपिटल भी उतनी ही बचेगी। क्यों? अल्टीमेटली जितना भी लॉस हो गया वो आपने रियलाइजेशन से ट्रांसफर कर लिया, जो लॉस हो गया वो आपने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स में, तो यहां से क्या हो गया, आपका एसेट कम हो गया, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल कम होगी। तो अल्टीमेटली जितना आपके पास कैश बचा होगा उतना ही आपकी पार्टनर की कैपिटल बचेगी। तो हमेशा ये आपका चेक है, लास्ट में आपको कुछ कैश नहीं बचेगा। अगर आपको कुछ कैश बचा या कम पड़ा, इतनी कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत है। समझ आई बात। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। सर अब हमें कब तक क्लास दोगे? अब कल? कल भी? हाँ, कल कल। कल तक? हाँ, क्यों? फिर हम क्वेश्चंस खुद करते हैं, आप हमें खाली पढ़ाते हैं ना, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है। कंसेप्ट सारे इसी में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन ही वैसे ले रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा। Following is the balance sheet of Rama and Krishna, who are equal partners, on which date firm is dissolved। ठीक है, हम्म ये इनकी बैलेंस शीट है। अच्छे से देखो क्वेश्चन नंबर 11, बैंक ओडी। क्या आपको पता है बैंक ओडी क्या होता है? ये आपकी लायबिलिटी है, आपने बैंक से हाँ ज्यादा पैसा निकाला, इट इज एज गुड एज बैंक लोन। ठीक है। ठीक। रिजर्व, रिजर्व आपके कितने हैं? 20,000। 20,000। क्रेडिटर्स 30,000। कैपिटल है रामा की, कृष्णा की। एसेट साइड में आपका देखो, कैश है, स्टॉक है, डेटर है, मशीनरी है, लैंड है। एसेट्स को ये आया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वर लेविड ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 9 ईच। जब आपने बिल्डिंग और मशीनरी बेची तो आपको जीएसटी पे करना पड़ा, हम्म क्योंकि आप जीएसटी एक्ट के हिसाब से आपको जब भी सेल करोगे आपको जीएसटी देना है। हम्म these taxes were deposited with the government। अब क्योंकि आपने बेचा, तो आपने जिस बंदे को बेचा उसको जीएसटी भी ले लिया, और ये जीएसटी आपको अपने पास नहीं रखना है, ये जीएसटी आपको क्या करना है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये आपकी इनकम नहीं होती जब आप सेल करते हो, ये आपकी इनकम नहीं होती है। मैंने दिखा दिया था लास्ट 2-3 लेक्चर पहले, हाँ ये आपको कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो आप बना दो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। हम्म सर एक क्वेश्चन मिला है मैंने। हाँ बेटा, हाँ। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है, आपकी बुक में हो सकता है कुछ डिफरेंट हो। तो हमारी बुक में जीएसटी का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। नहीं पढ़ हमें लो है प्लीज। नहीं। नहीं है आपकी भी, किसी की बुक में नहीं है। मैंने बोला हमें है। मेरी बुक में है ही नहीं। चलो सबसे पहले क्या मेरे करेंगे, पास है एसेट को ट्रांसफर करेंगे। अब एसेट तो मुझे पता क्या है, कैश, कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ना। उसके बाद क्या स्टॉक है, स्टॉक। 40,000। बताओ, स्टॉक 40,000। डेटर्स नहीं है बाकी 24। किसी के पास,
सर है टू डेटर 24,000। आई होप सबके पास कल्याणी पब्लिकेशन की बुक है। सर मशीनरी 20,000, बिल्कुल। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। फिर वहां से लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 60,000। लाइबिलिटीज ओवर बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000। चाहे तो इसको यहाँ पर ले लो, चाहे तो उसको बाहर से पे करो, कोई इशू नहीं। बैंक ओडी हाँ क्रेडिटर्स है 10,000 क्रेडिटर्स की 10,000 है। बस। 30,000 है मेरे। ठीक है। हाँ हाँ अब देखो नीचे क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग को आपको 90,000 आया, तो आपको बाई कैश है। अब देखो यहाँ पे टिपिकल पॉइंट समझना है। लैंड एंड बिल्डिंग जब आपने भेजा, वो आपने 90,000 का भेजा, बट नीचे लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग को जब आपने भेजा, आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी उस बंदे से लिया। अब देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने उस बंदे से लिया। अगर आपने उसको 90,000 का बेचा, ये सेलिंग प्राइस है उसका, इस पे आप उसको सीजीएसटी लोगे 9% और एसजीएसटी लोगे 9%। तो 90,000 का 9% कितना होता है? 8100। हाँ ये भी 81 हो रहा है, तो आप उससे कितना कैश लोगे? शुरा आकलन शसास आकाते जहात रहती, तो आप उसे इतना कैश लोगे। एक बार टोटल करना। हाँ हाँ ठीक है। आप उसे कितना लोगे कैश? 1,06,200। 200। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में कितना कैश आएगा? 1,06,200। उसके बाद देखो क्या लिखा है, मशीनरी आपने 80% वैल्यू पे भेजी और मशीनरी पे भी जीएसटी लगा। मशीनरी का वैल्यू कितना था? 20,000। मशीनरी का वैल्यू था 20,000। तो आपको कितने पैसे आए? पहले भी देखो पैसे कितने आए। 80% आया 16,000। 16,000। 16,000 पे आपने जीएसटी लगाया होगा। 9%। जीएसटी एसजीएसटी 9%। 9% को क्वेश्चन आंसर सुनो जल्दी भाई। 1,440। सुदर्शन सर जी, ये सुदर्शन सर जी, टोटल मिला के कितना हुआ? 18,880। 18,880। तो आपके पास कैश कितना आया होगा मशीनरी के नाम से? 18,880। 18,880। उसके बाद क्या था? स्टॉक। स्टॉक को आपको 75% आए, बट स्टॉक पे आपको कोई जीएसटी नहीं लगा, कुछ लिखा नहीं है जीएसटी के बारे में, ठीक है ना। तो कैश कितना आया स्टॉक का? सीधे लगा लो 30,000। 75%। उसके बाद डेटर्स 20। डेटर्स के बारे में साइलेंट है। हाँ 20,000 अच्छा सीधे। नहीं, साइलेंट नहीं है, बोल रहा है 24,000 की जगह 20,000 आ गए। तो अल्टीमेटली आपके पास कैश कितना आया? ये चार को टोटल करो। टू लाख 30,880। 2,30,880। अब कैश कितना गया आपका वो भी देखो। तो कैश क्रेडिटर को कितना दिया? जब कुछ नहीं लिखा एक मिनट, क्रेडिटर को पूरा पैसा दिया 30,000। और जो जीएसटी आपने गवर्नमेंट को दिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो आपने गवर्नमेंट को दिया, वो कितना दिया? इनमें जो जीएसटी पार्ट था वो टोटल करो। इसमें 16,200 था और इसमें कितना था जो जीएसटी ऊपर वाला था? सीजी और एसजीएसटी दोनों ट्रांजेक्शन में 8100 प्लस 1440 कितना होता है? $9,540। हाँ तो 9,540 आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया और 9,540 आपने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। और क्या थे? रियलाइजेशन एक्सपेंस आपके 2,000 थे। टोटल आपका कैश गया इतना, इसको टोटल करो। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं देना है। हाँ बैंक ओडी देना है। तो कैश बैंक ओडी, सॉरी मेरे से छूट गया था। ये बता दो पहले इसका टोटल कितना हुआ और बैंक ओडी आपका 10,000। 51,080। 51,000 32,000 और ये दो 18,000 19,000 कितना था? 61,080।
61,000। नहीं 51 था। रुको मैं फिर से करती हूँ। ठीक है, आपने वो 10,000 अलग से नहीं लिया होगा ना, हमने अलग से लिया था। अब मुझे बता, अल्टीमेटली फायदा हुआ नुकसान हुआ? सारा सारा कर लिया आपने, अब बताओ मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? टोटल करो जल्दी। फायदा कितना फायदा हुआ बेटा? 1,95,800। फायदा? हम्म। नहीं बेटा, उतना तो फायदा नहीं हुआ होगा, गलत कर रहे हो कुछ। से शायद कैश जो हमें रिसीव हो रहा है उसका टोटल शायद गलत। अब मुझे भी लग रहा है ये 230 तो नहीं हो सकता था, ये 50,000 हो गए ना, सही बोल रहे हो, इतना नहीं हो सकता, 230,800 नहीं हो सकता। एक बार दोबारा से करो। 1,06,200 प्लस अर्धा सास शीट प्लस 50,000। 175 कुछ होगा। 175080 175 080। 080। हम्म। ठीक है, अब देखो 175,080 प्लस 40,000 माइनस 40,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000 माइनस 51,080 माइनस 10,000। तेव्हा बाकीचं आणि कॅल्क्युलेटर सेल मागली आमचं सर 10,000 बराबर आ रहा है। क्लास से कौन चला गया? ताहिर भाई। ताहिर ने ज्वाइन ही नहीं किया था आज। नहीं उसने किया था। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? इक्वल। तो इसको 5,000 मिलेगा, इसको 5,000 मिलेगा, तो आपको सिर्फ रियलाइजिंग अकाउंट बनाना था, ठीक है। मुनाजा का एक पॉइंट सही था कि सर आप मुझे आप दिखा दो, अगर कोई क्वेश्चन है वो ये टॉपिक है, कंसेप्ट है वो करा। हालांकि कोई ऐसा कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, बट फिर भी चलो वैसे ही चलते हैं, अगर कोई कंसेप्ट आएगा उसको ट्रीट ये करते हैं। सीजीएसटी या जीएसटी वाला था ना, हाँ, अगर हम इसको एंट्री कर लेते। एंट्री कहते कैसे, मतलब मुझे बताओ। मैं बोल रही हूँ कि अगर हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं मतलब लिखते। फिर कहाँ पे लिखते? मैं बोल रही हूँ अगर एंट्री होती खाली। क्या एंट्री होती? यहाँ पे सेल कर रहा है ना। बेटा जब आप मशीनरी बेचोगे हम्म। 90,000 की और उससे पैसा लोगे अलग से 1,06,200, तो एंट्री क्या करोगे? मैं बोल रही हूँ अगर हम लेंगे ना कैश आप बताओ अकाउंट हो जाएगा। बताओ। कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। हम्म। तो लैंड एंड बिल्डिंग मतलब सेल भाई ना बेटा होगी लैंड एंड हमारी। बिल्डिंग आपने खत्म कर लिया ना, लैंड एंड बिल्डिंग को आपने पहले ही रियल एस्टेट में ट्रांसफर कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ बचा नहीं है आपके पास। ठीक। बताओ बताओ, एंट्री बताओ। मैं यही बोल रही थी अगर हम हमारे पास कैश आएगा और हाँ, सेल, तो आउटपुट लैंड आपने सीजीएस ऑलरेडी अकाउंट। खत्म कर दिया ना, वो तो हमने तो यही पढ़ा ना कि भाई जितने भी आपके एसेट और लाइबिलिटी उनको सबको रियल एस्टेट में ट्रांसफर करो, फिर रियल एस्टेट से हिसाब होगा। अल्टीमेटली 1,06,000 आया, 1,06,000 डेबिट टू रियल एस्टेट, और उसमें से आपने 16,000 दे दिया, तो रियल एस्टेट अकाउंट डेबिट टू कैश 16,000। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी, आप कुछ भी कर सकते हो, पर प्रॉब्लम क्या होगी, जितना आप अलग अलग करोगे उतने उतने कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। रियल एस्टेट में डाल दो, सब उधर ही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। जीएसटी वाली एंट्री मैंने कर दी, ठीक है। हम्म। बैंक वाला क्या, वो क्या कर रहा है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। वो क्या करता है, उसमें रियल एस्टेट में नहीं लेके फिर बैंक से डायरेक्टली पे करता है, ठीक है ना। हाँ वही वही मेरा सीजीएसटी वैसे मतलब करता था। है। तो दोनों चीजें कर सकते हो, बैंक में भी कर सकते हो और रियल एस्टेट में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। उसको रियल एस्टेट में ना लेके वहां पे कर रहा है, मतलब वहां पे वो कैश दिखा रहा है सिर्फ,
जितना आपको एसेट से आ गया और बाकी लाइबिलिटी दिखा रहा है वहां से, दोनों तरीके से ठीक है। इसका पॉइंट जो है वैसे भी कर सकते हो, बट कायदे से द बेटर इज कि आप सीधे रियलाइज में डाल दो, आपको अलग से करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। हम्म, अब लोगों को बाकी को समझ आई क्या बात बोल रही थी, जबरदस्ती सर अगर मशीनरी का 90,000 आया तो आप रियलाइजेशन में 90,000 ही ले लो, बाकी हाँ जो हाँ उसका जीएसटी आया वो बैंक में ले लो तो आउटपुट सीजीएसटी, और फिर आउटपुट सीजीएसटी को पे करके आउटपुट सीजीएसटी टू बैंक अकाउंट, तो वो दोनों जगह दिखे, बट ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। आपकी रजिस्ट्रेशन 11 भी हो सकती है खुद ही, 11 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकता है। सर सीजीएसटी की एंट्री अगर खाली रियलाइजेशन में ही करेंगे तो एक ही एंट्री आएगी ना रियलाइजेशन अकाउंट में। हाँ कोई कोई इशू नहीं, जैसे मैंने कर लिया, मैंने क्या किया, मशीनरी से इतना पैसा आया उसमें जीएसटी भी था, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे से भी इतना पैसा आया कोई इशू नहीं है, फिर अल्टीमेटली पे कर दिया तो मैंने बोला सीजीएसटी पेबल इतना था, उसका पेबल इतना था, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। ठीक है। बट एक तरीके से मुझे बुक का सही लगता है वो इसलिए से कि मैंने जैसे किया था तो आपको मैन्युअली हिसाब रखना पड़ता कि भाई सीजीएसटी का कितना अमाउंट था, पर जब आप ये एंट्री कर लेते हैं अलग से, बैंक अकाउंट डेबिट मान लें 6,200 टू टू रियलाइजेशन 90,000, तो सीजीएसटी पेबल इतना, तो एसजीएसटी पेबल इतना, तो आपको सीधे दी जाता सीजीएसटी पेबल एसजीएसटी पेबल कितना है, पर वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हम्म, अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल जब बुक में दिया, हालांकि प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा, ये ऐसी बात हो रही है कि आपने किसी पार्टनर को एज एन एडमिशन, आपने एडमिशन में किसी पार्टनर को लाया और आपने उसको गुडविल चार्ज कर ली, ठीक है, आपने उसको गुडविल चार्ज की थी, सपोज गुडविल आपने कैलकुलेट कर दी थी, नंबर ऑफ यूजर परचेज 3 लिया था, ठीक है ना, हम्म, और उसकी गुडविल का शेयर बन रहा था 20,000 या 50,000 बन रहा था, हम्म, और नंबर ऑफ यूजर परचेज जो था वो 3 साल था, या ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए बोलो 60,000 आया था गुडविल का पैसा जो इसने लाया था, और नंबर ऑफ यूजर परचेज कैसे कैलकुलेट होता 3, तो इसने लाया था 3 साल के हिसाब से। अब क्या हो गया, 2 साल बाद आपने बोला कि यार बिजनेस को बंद करेंगे, 2 साल बाद आप बोलोगे बिजनेस को बंद करेंगे, बंद करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है कि ये पार्टनर बोलेगा कि भाई आपने जब मेरे से गुडविल ली थी वो तो 3 साल की ली थी, नंबर ऑफ परचेज 3 साल थे, अब तो 2 साल ही हम्म, मैं फायदा लिया ना बिजनेस का, बिजनेस ही बंद हो गया, तो जो मैंने आपको एक्सेस गुडविल दी थी वो मुझे वापस कर, ऐसा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम क्या बोलेंगे, अनएक्सपायर्ड गुडविल कितनी है 60,000 इंटू 1/3, हम्म, तो 20,000 अनएक्सपायर्ड गुडविल है ना, अनएक्सपायर्ड प्रीमियम है, क्योंकि हाँ 2 साल तो इसने फायदा ले लिया प्रॉफिट से, 1 साल ऐसा बचा हाँ जिसका हमने ज्यादा लिया था इसी गुडविल, तो ये 20,000 कौन देगा, जो पुराने पार्टनर थे वो उसको देंगे, किस रेशो में, जिस रेशो में उनका सेक्रीफाइस था, सपोज उनका हम्म, सेक्रीफाइस इक्वल था, तो ए उसको 10,000 देगा, बी उसको 10,000 देगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, समझ आई बात। हाँ हाँ। कोई है जिसको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, मैं दोबारा से समझाऊंगा। सर रिपीट कीजिए। देखो दोस्त, आपने जब एडमिशन किया था तब आपने एक पार्टनर को बोला था कि भाई तू गुडविल का पैसा ला, ठीक है, तू गुडविल का ठीक। प्रीमियम ला, सपोज तुमने बोला था उसको कि जब प्रीमियम लाओगे गुडविल का, वो कैलकुलेट करते हो फॉर्मूला से गुडविल की वैल्यूएशन, हम्म। तो आपने बोला उसको कि गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, सपोज एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, उस हिसाब से उसको गुडविल देनी पड़ी थी 60,000 रुपीज, सपोज 20,000 जितना भी था इंटू 3 करके जो इसका शेयर बना था, तो बेसिकली आपने इससे 3 साल के प्रॉफिट का जितना भी शेयर था वो ले लिया इसे, यस सर। यहां तक समझ आया। बट अब क्या हो गया, 2 साल बाद ही आप बिजनेस बंद कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है ये बंदा बोलेगा यार मेरे मेरे से तो आपने 3 साल के प्रॉफिट का हिस्सा लिया था इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, मेरे को वो जो 1 साल का फालतू में पैसा देना पड़ा वो मुझे वापस दे दो, लॉजिकल है इसकी बात। यस सर। तो 1 साल का कितना पैसा बनता है, 3 साल का 60,000 था, तो 1 साल का कितना बनेगा 20,000, वो 20,000 इसको कौन वापस देगा, भाई वो दो पार्टनर जिन्होंने लिया था तब, तो उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, इसकी कैपिटल को क्रेडिट, हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यस। प्रैक्टिकली शायद लाइफ में कभी पार्टनरशिप का इस डेप्थ में करोगे भी नहीं, या तो ज्यादा ज्यादा पता क्या करोगे पार्टनरशिप में, क्या ऑलरेडी पार्टनरशिप है उसकी तुम्हें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। मैं तभी बोला था, मुझे तो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हो गए, आपको टेढ़ा मेढ़ा कंसेप्ट अगर आता तो उसको मैं वहीं टैकल कर लेता। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट है, बिल डिस्काउंटेड और बिल ऑनर्ड डिसऑनर्ड, मुझे बताओ बिल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है। हम्म, सर हम देते हैं ना
किसी से क्रेडिट लेते हैं माल, फिर देते हैं उसको बिल आफ्टर हाँ। मतलब और किसी को पता 3 है महीने बिल? सर एज एन एविडेंस। नहीं नहीं नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है 11th में? हाँ Yes, हाँ sir. हाँ अब याद आया? हाँ, बिल ड्रॉ करता है ड्रॉवर ड्रॉवी पे। ड्रॉर ड्राई को करता है, बिल ऑफ एक्जिस्टेंस नहीं करना है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। ये सेलर होता है, ये बायर। Buyer. बायर होता है। अब सपोज उसको हमने 1 लाख का माल भेजा, इसने हम्म, हमें बिल दे दी, ठीक है ना? उसको बोलते हैं, हमारे लिए वो होता है बिल रिसीवेबल। क्या होता है? बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल। और जो पे जब हमने करेगा। इसको सेल किया, ऑन सेल, हम एंट्री क्या करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट तो सेल अकाउंट 1 लाख। फिर वो बोलता है भाई तू इसका ना बिल ले ले, तो एंट्री करते हैं हम BR, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी बिल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर आपका खत्म होता है माल में। यहां तक किसी को कोई डाउट? ना ना, इसकी वैलिडिटी होती है, सपोज ये 3 मंथ का लिखा है तो इसमें वो लिखता है कि आई प्रॉमिस पे आफ्टर 3 मंथ्स 1 लाख रुपीज। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सेलर के पास जब BR आ गया, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप वेट करो फॉर 3 मंथ्स, या डिस्काउंट करो बैंक के पास। या तो आप इसको बैंक में डिस्काउंट डिस्काउंट। ऑफ बिल। अगर आपने वेट किया 3 मंथ, 3 मंथ बाद आप इस दुकानदार के पास जाओगे, बोलोगे भाई ये ले बिल और मुझे अपना पैसा दे दे। तो अगर आपने वेट किया 3 मंथ, उसके बाद वो पैसा देगा, तो एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट तो BR। आपका BR चला जाएगा और 1 लाख रुपए को कैश देगा, अल्लाह अल्लाह खैर से। अगर आप बैंक के पास गए तो आप बैंक को बोलते देखो भाई मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसके बेसिस पे वो बंदा मुझे को 3 महीने बाद 1 लाख रुपए दे दो। आप एक काम करो, आप मुझे आज इसको डिस्काउंट करके दे दो। डिस्काउंट करने का मतलब कहता है वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि वो आपको पहले ही पैसा देता है। जो पैसा आपको 3 महीने बाद मिलना है, जो पैसा आपको 3 महीने बाद मिलना है, 1 लाख रुपीज, वो लगा दो। सपोज इसमें इंटरेस्ट लगाएगा 10%, तो इस हिसाब से बोलेगा आज की डेट में आपको कितना पैसा मिलेगा। सपोज वो 99,000 हो गया, क्योंकि बैंक को नुकसान हो जाएगा ना। वो 3 महीने बाद वो पैसा लेगा, तो वो आज की डेट में आपको 99,000 देगा। वो वेट करेगा 3 महीने, और 3 महीने के बाद उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, तो बैंक को इंटरेस्ट का 1,000 रुपया कमाएगा इसमें। तो इस केस में एंट्री क्या करेगा सर रिपीट कीजिए। सेलर? देखो दूसरा तरीका होता है बेटा, आप इसको वेट ना करके बैंक के पास जाओ और बैंक को बोलो कि मेरे पास ये बिल है, इसके बेसिस पे मेरा बायर मुझे कल को 1 लाख रुपए देगा 3 महीने बाद। आप इसको डिस्काउंट कर लो, मतलब आप मुझे बताओ आप आज की डेट में इसको कितना पैसा दोगे। वो बोलता है कि मैं आपको 99,000 रुपीज दूंगा, तो आपके पास कितना पैसा आया आज की डेट में? 99,000 रुपीज। कैश अकाउंट यस डेबिट 99,000। और आपको यहाँ पे नुकसान हो गया, इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन BR डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10,000 1,000 टू BR 9,000 1 लाख। आपका BR चला गया और आपके पास कैश है 99,000। अब बोलोगे कि इसमें फायदा क्या हुआ? इसमें यह फायदा हुआ कि आपको आज की डेट में 99,000 मिली। हो सकता है आपको पैसे की जरूरत है। समझ आई बात? ये डिस्काउंटिंग क्यों करते हैं, इसका लॉजिक आप लोगों को समझ आया? हाँ सर आया। बाकियों को क्या आप लोगों को समझ आया कि डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट क्या है? कि आप उस BR का 3 महीने वेट नहीं करते हो, बैंक के पास जाते हो और बैंक आपको उसको डिस्काउंट करता है, मतलब कुछ डिस्काउंट करता है। क्या डिस्काउंट करता है बैंक एंड पे? वो इंटरेस्ट होता है कि बैंक को पैसा कमाना है ना। बैंक पैसा कैसे कमाता है? टाइम बेस पे इंटरेस्ट कमाता है। तो बैंक आपको 99,000 देता है, उस BR को अपने पास रखता है, 3 महीने वेट करता है और उससे 1 लाख रुपए लेता है, तो बैंक 1,000 रुपया इंटरेस्ट का कमाता है। और इस बंदे को क्या फायदा होता है? इसको जल्दी पैसा मिल जाता है, अपना इसको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये समझ आया? यस जी सर। अब मुझे बताओ, अब आपको इसने डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रखा है? अब डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से देखेंगे क्या हो सकता है। अब अगर आपने BR को डिस्काउंट किया था, तो आपकी बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखेगा। जब आपके पास अगर BR है तो उस केस में आपके बैलेंस शीट में BR दिखेगा। पर अगर आपने BR को डिस्काउंट किया तो आपकी बैलेंस शीट में कुछ दिखाई नहीं ना। पहले डेटर को खत्म करके BR आया, BR को खत्म करके कैश आया, तो आपकी बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिख रहा है। बट सर कैश, हाँ, सर कैश दिखेगा ना हमारे पास, कैश जब आएगा। अरे वो तो कैश है ना ऑलरेडी। मैं बोल रहा हूँ BR कुछ नहीं दिखेगा ना, बट इसमें आपकी लाइबिलिटी रहती है। मैं बताता हूँ क्यों। जब आप बिल को डिस्काउंट करते हो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद बैंक क्या करेगा? बैंक आपके पास आएगा कि उस बंदे के पास आएगा जिससे 1 लाख रुपए लेना है? बैंक उस बंदे के पास जाएगा।
बोलेगा कि भाई ये तुम्हारे नाम का बिल है, तूने साइन वाइन कर दिया कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, जिसके पास भी ये बिल होगा, ये बिल आज मेरे पास है, लतीफ ने मुझे भेजा, चलो मुझे 1 लाख रुपया दे दो। और वो तब बैंक को देगा, तब बैंक एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसा में। No. और बायर के पास वो एज बिल्स पेएबल होता है, तो बायर क्या करेगा, उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश करेगा, बैंक खत्म, वो खत्म। बट मुझे बताओ, अगर वो बंदा कल को पैसे नहीं देगा, अगर वो बंदा कल को पैसे नहीं देगा, तो बैंक क्या करेगा? So बैंक आपके पास आएगी जिसने बैंक डिस्काउंट हमारे पास आएगा। तो इस केस में नो मैटर द फैक्ट इज कि द बीआर इज नॉट इन माय बैलेंस शीट, बट मेरी वो लायबिलिटी तब भी होती है, बट लायबिलिटी की बुक्स में नहीं है, उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंटिजेंट। पढ़ा है कभी कंटिंजेंट लायबिलिटी? यस सर। 11th में मैंने पढ़ाया था आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज उस लेक्चर को इन दिनों देख लेना। कोई भी 11th अगर टॉपिक छूटा है ना, तो उसको कवर करने की कोशिश करना। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मतलब होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि वो आपकी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ए फ्यूचर इवेंट। बारिश होगी कि नहीं, मैच होगा कि नहीं, उसमें कंटिंजेंसी है कि उस दिन बारिश होगी कि नहीं होगी। समझ आई बात? कंटिंजेंसी का मतलब क्या होगा कि एक फ्यूचर इवेंट, अनसर्टन इवेंट जो होगा, तब पता चलेगा कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। कंटिंजेंट एसेट भी हो सकता है कि आज के दिन में मेरा एसेट नहीं है, बट कल को अगर फ्यूचरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन हो, तो मेरा एसेट बनेगा। और अगर कोई चीज मेरे अनटूवर्ड हो जाएगी, तो मेरी लायबिलिटी बन सकती है। इस केस में क्या है, ये बिल्स जितने भी आपने डिस्काउंट किए होते हैं, वो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको जब कंपनी पढ़ाऊंगा, मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाऊंगा, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट दिखाऊंगा, तो उसमें आपको दिखाऊंगा नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी आती है। तो वो सब चीजें जहां पे हमारी प्रिंसिपल लायबिलिटी नहीं है, बट अगर कुछ इवेंट हो गया तो हमें पैसा देना पड़ सकता है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। यहाँ पे हमें पैसा देना पड़ सकता है कब? अगर वो बंदा कल को बैंक को पैसे नहीं देगा, तो बैंक मेरे पास आएगा, तो मुझे देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि हमारी लायबिलिटी जो होती है वो सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। प्राइमरी लायबिलिटी इज ऑफ दैट द बायर, बट इफ द बायर इज नॉट पेइंग द बैंक, तो बैंक हमारे पास आएगा, हमें पे करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अब डिसोल्यूशन का टॉपिक है, और आपने एक बीआर जो थी उसको डिस्काउंट किया था, इट इज नॉट इन योर बैलेंस शीट, बट उसी दिन बैंक बोल रहा है कि यार उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे दे दो। नाउ यू हैव टू पे द अमाउंट टू द बैंक। व्हाट विल बी द एंट्री? द एंट्री विल बी वेरी सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है? और उस बंदे के पास जाओगे कि भाई आजा, मुझे आप अपने पैसे दे दे। अगर उसने कुछ पैसा दे दिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है? तो एज सच इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट हो गए, 1 घंटे की क्लास हो गई। तो कल किसको स्कूल जाना है? एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट बचा है, वो मैं कल दिखाऊंगा। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आज का अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, आपको खाना वाना हो सकता है खाना होगा, वो खा के कोशिश करो कि आज एटलीस्ट अकाउंटेंसी पे 1 से 1.5 घंटा दे दो, और कल दिन में कम से कम 2 से 2.5 घंटे दे दो। तो ओवरऑल मैं चाहता हूँ कल 8 बजे तक आप कम से कम अकाउंटेंसी जो है वो 3 से 4 घंटे पढ़ो, और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के हो सकते हैं वो आप करो। जब आप क्वेश्चंस करोगे और आपसे कोई चीज नहीं आएगी, कल मैं उसको डिस्कस करूंगा, तो मजा आ जाएगा उसको करने में। नहीं तो मैं कल एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट है वो पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है? प्रोविजंस का Yes, क्या sir. ट्रीटमेंट है? मैं सब कराऊंगा बेटा, कल जो भी बचेगा वो मैं कल कराऊंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस करो, चाहे इलस्ट्रेशन करनी है इलस्ट्रेशन करो, चाहे अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं अनसॉल्व क्वेश्चन, दोनों करने हैं दोनों करो, बट करते रहो, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हो जाएंगे वो मैं कल के लेक्चर में ले लूंगा। ठीक है? सर मैं बोल रही हूँ प्रोविजंस का क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसमें? प्रोविजंस का ट्रीटमेंट यही रहेगा कि आप देखोगे उनके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है कि नहीं है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड का देखा जाए, लायबिलिटी है कि नहीं है। अगर प्रोविजन किया था आपने, सपोज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किया था, उसको पहले ही सीधे ट्रांसफर करो रियल एस्टेट अकाउंट में। ठीक है? आपके पास डेटर भी है, आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, तो डेटर को भी ट्रांसफर करो रियल एस्टेट अकाउंट में, और प्रोविजन को भी ट्रांसफर करो। अल्टीमेटली डेटर से जितना पैसा आएगा वो ठीक, बाकी प्रॉफिट और लॉस को निकलेगा। तो प्रोविजन को आप आंख बंद करके ट्रांसफर करो रियल एस्टेट अकाउंट में। ठीक है? होमवर्क कितना है सर? हाँ, सारा होमवर्क है? सारा होमवर्क है, जो आपकी मर्जी है, जितना आपसे हो सकेगा। अगर मैं कहा आज नाप कार से करने की तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चाहता हूं आप करो ताकि आपको डाउट्स आ जाए, जैसे आपको अभी प्रोविजन का डाउट आया। ठीक है ना? Yes, sir. तो सेशन को क्लोज करते हैं, 1 घंटा हो गया।
आप घर में क्वेश्चंस कर लो जितने हो सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल बट मेंटली प्रिपेयर है ना, आज भी मैं 1 घंटे में छोड़ रहा हूँ, कल मेंटली प्रिपेयर रखना कि कल जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका क्लास नहीं होगा। हो सकता है वो रात के 4 बजे तक हो जाएगा, क्योंकि मेरी फ्लाइट सुबह 8-10 बजे है, ठीक है ना। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं तो उधर ही सो जाऊंगा, ओके ठीक है। सर आपको बोला ना कि आईजीएसटी हमारी एक्सपेंस नहीं है, इनकम नहीं है। हाँ। सर जब हम ये पे करते हैं ना गवर्नमेंट, हम्म। तो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। नहीं बेटा देखो, आपने पहले क्या किया, मशीनरी को सेल किया, हम्म। तब उस इतना से लेक्चर हो तो जिसमें मैंने जीएसटी के बारे में समझाया था। सर मैं नहीं थी उनसे, हम्म। सर मैं नहीं थी। तो मैंने लेक्चर तो सारे अपलोड कर दिए, आप नहीं देखते हो पुराने लेक्चर। सर नहीं, मैं जब अभी हम पहले जब हम मशीनरी को सेल करते हैं ना, सपोज मैंने ये 90,000 का मशीनरी सेल किया था, अब मैं राउंड फिगर बोलता हूँ, इसमें जीएसटी जो था, सीजीएसटी 10,000 था, एसजीएसटी 10,000 था। जब मैं सेल करता हूँ तो मैं बायर से कितना लेता हूँ, मैं बायर से लेता हूँ कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000, ठीक है, नॉर्मल केस है। तो मेरी सेल जो है, मेरी सेल 90,000 है। हम्म। तो ये जो सीजीएसटी है इसको बोलते हैं हम आउटपुट सीजीएसटी। क्या बोलते हैं? आउटपुट और सीजीएसटी 10,000, राउंड फिगर ले रहा हूं मैं, टू आउटपुट एसजीएसटी 10,000। 10,000। इसका नेचर देखो, ये कैश मेरे पास एज एन एसेट आ गया, नहीं सेल सर। अकाउंट, ये मेरा रेवेन्यू हो गया, यस सर। ये मेरी लाइबिलिटी होगी। अच्छा। ये मैंने बंदे से लिया जो मुझे अपने पास नहीं रहता है, जो मुझे गवर्नमेंट को जमा करना है, ये मेरी लाइबिलिटी है बेटा। आपके पास एक कैश आया एडवांस में जो गवर्नमेंट को देना है। जब मैं इसको पे करता हूं तो मैं एंट्री करूंगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,000, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश 20,000। तो बेटा ये एक्सपेंस कैसे होगा? बिकॉज ये लाइबिलिटी है जो आपने पे कर दिया, तो ये एक्सपेंस नहीं है। यहां से आया, यहां पे गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। कैश 90 मान लिया 10,000 था, उसमें से 20,000 चला गया, अल्टीमेटली कैश 90,000 आया और आपकी सेल 90,000, ठीक है। यस। तो एक बात जस्ट मतलब नाटिका ने जो क्वेश्चन पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसने ये क्वेश्चन पूछा, या हमने किया था, इसने नहीं पढ़ा था, मैंने तो करा लिया था। आई एम ऑफ द एजम्पशन की इतनी आपको पता है बात। तो इससे एक चीज जो लर्निंग होती है आप सबके लिए, फॉर हेवन सेक, अगर आपको कोई भी डाउट आएगा, सुनो मेरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट आएगा, नोट कर लो इसको कॉपी पे, लेक्चर के दौरान कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, मैं बोल रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? आपको पूछना और बोलना। चुपचाप करके जूम से एग्जिट कर लेना। ये गलती नहीं करनी, न शर्माना है, कोई आपको जज नहीं करेगा। आज आप लोग बैचमेट हो, आफ्टर 7 मंथ्स आप सब अपने अपने रास्तों में होंगे, हम्म। तो कोई शर्म नहीं करनी है कि अगर बुक पुरुष अहमदाबाद इनको तो चोर सवाल तो भाई अपनी लाइफ है, बी सेल्फिश, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि सर है यहाँ पे, मेरे को पूछ के मेरे को सीखना है, मैं तो नहीं रहूंगी पीछे, या मैं तो पीछे नहीं रहूंगा। किसको क्या समझना है, मेरे को अपनी लाइफ बनानी है, मेरे को अपना कैरियर बनाना है, मैं तो सर से पूछूंगा, एक बार नहीं 10 बार पूछूंगा, जब तक मेरे को समझ नहीं आएगा। जब आप वो एटीट्यूड रखोगे ना लाइफ में, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। अगर ये गलती कर ली कि यार अगर सर को बोला कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, उस चक्कर में आपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया, ये चीज आपको आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी लाइफ में, फिर रिग्रेट हो जाएगा काश उस दिन सर को पूछा होता। और ये एक्यूमुलेट होता है, जितना आपकी कंसेप्ट और क्लैरिटी होगी उतना आप ना लाइफ में एक्सेल करोगे। मेरे जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो जिस सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसको ना मैं बहुत पसंद आया था इंटरव्यू के बाद, और उसने मुझे एक बात बोली थी बाद में, जब उसने मुझे अपने रूम में लिया था, फिर मुझे उसने एक बात बोली थी, वो मैं तुम सबको बोलूंगा, दैट इज नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज होगी ना तो आपको वो रियल पावर आएगा। आपकी लाइफ में पावर मीन्स कॉन्फिडेंस, बट जब जितना जितना लाइफ में आगे जाते हो तो ये नॉलेज आपको हेल्प करती है।
मैं एक मीटिंग में गया था आज, उस मीटिंग को अगर कोई और बंदा जाता कम से कम 3-4 घंटे लगते उस मीटिंग को कंडक्ट करने में। बट मुझे उस फील्ड की, जिस फील्ड के रिगार्डिंग मीटिंग थी, मेरे अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी नॉलेज है। बिलीव भी, मैंने 15 मिनट में पूरी मीटिंग में सारे इश्यूज को रिजॉल्व करके आ गया। तब भी मुझे ये बात आज रियलाइज हो गई कि भाई अगर आपके पास नॉलेज है ना किसी चीज को लेकर, आपको ना लोग खुद बुलाएंगे कि भाई आ जाओ इस बात पे बोलो, इस चीज पे डिस्कस करो। तो आपके लिए क्या है कि भाई आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, किसी भी टॉपिक को रट्टा याद नहीं रखना है, उसको समझ लेना है। परसों भी, शायद कल या परसों, ताहिर ने क्वेश्चन पूछा था, सर वो रियलाइजेशन को आपने डेबिट क्यों किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो वियर्ड एब्सर्ड क्वेश्चन कंसेप्ट लग सकता है, पर उसने रट्टा नहीं रखा याद। उसने पूछा मुझसे, सर क्यों आपने डेबिट किया, क्यों आपने क्रेडिट किया? उसको रट्टा याद नहीं रखना है। जो डेबिट साइड में होता है वो डेबिट साइड में रखते हैं, वो गलत कंसेप्ट है। आप लॉजिकली समझो भाई, हटमट समझो भाई, इनका कंसेप्ट लॉजिकली बनाया होगा ना किसी भी चीज को, तो उस लॉजिक को समझने की कोशिश करो। वंस वो लॉजिक आपको समझ आएगा ना, फिर आप देखोगे कि आप पे कितना कॉन्फिडेंस आएगा। और ये लॉजिक इट्स नॉट ओनली इन स्टडीज ऑल्सो, दीनी चीज में भी आप देखोगे, अगर आपको किसी चीज का, किसी अमल का लॉजिक समझ आएगा, आपको उस पर सुकून आ जाएगा, और आपको उससे ज्यादा क्या होगा, आपका ईमान बढ़ेगा। जब हम, जो हमारी वो कुरान क्लास वाली होती है, तो उसमें जब हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा को हम पिछले 3 संडे से पढ़ रहे हैं, जब उतना डेप्थ में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्लैरिटी आ जाती है, अल्लाह ने यहाँ पे इस चीज को क्यों ऐसे लिखा, इसको इधर क्यों रखा, इसका क्या मतलब है। तो उससे आपका फेथ बढ़ जाता है। और यहाँ पे दुनियावी तालीम में आपकी जब इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, उतना आप आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट आएगा, प्लीज शर्माना नहीं है, हिचकिचा नहीं, सीधे पूछ लेना है। ये नहीं सोचना है प्रश्न सारस, फिर वो कभी टाइम नहीं आता है सारस प्रश्न क्या हुई चीज। क्लास में जब भी कुछ आ जाए डाउट, प्लीज पूछ लो, ठीक है। सर जो ये डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या रहता है इसमें, रेजोल्यूशन में? अब देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा, समझ लो। डेप्रि- हम्म दो तरीके हैं डेप्रिसिएशन करने के। एक हम्म तरीका है डेप्रिसिएशन का कि आप हर बार एसेट को लेस कर दो। हम्म एक तरीका डेप्रिसिएशन करने का यही है, हम्म आपके पास एसेट है, आपने हम्म एसेट को डेप्रिशिएट किया, आपने कर दी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो एसेट अकाउंट 10,000, और उस डेप्रिसिएशन का हर साल पीएनएल में ले दो, तो एंट्री करोगे हम्म प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, तो डेप्रिसिएशन 10,000। तो अगर ऐसा केस करते हो तो आपकी बैलेंस शीट में कभी डेप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। हम्म दूसरा तरीका होता है, आप डेप्रिसिएशन को एसेट से लेस नहीं करते हो, आप एंट्री करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो प्रोविजन फॉर टू प्रोविजन डेप्रिसिएशन। फॉर डेप्रिसिएशन, और इस डेप्रिसिएशन को जो है वो पीएनएल में लेस करते हो। और जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो आप उसमें एसेट को ऐसे दिखाते हो, आप एसेट को दिखाते हो 1 लाख हम्म लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक की 10,000, और बाहर में दिखती है 90,000। अगले साल जब अगेन 10,000 का डेप्रिसिएशन लगे, तो तब अगेन एंट्री करते हो डेप्रिसिएशन फॉर डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस फॉर डेप्रिसिएशन। उस केस में फिर जब बैलेंस शीट बनाते हो तो इस तरह से बनते हैं, एसेट की 1 लाख, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट की 1 लाख है, आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 साल लगी, एसेट की वैल्यू बाहर में आती है 13,000। बट अगर देखोगे इसको अच्छे में, तो ये दो अकाउंट है, एक एसेट अकाउंट है रजिस्टर में, एसेट रजिस्टर में, जिसकी वैल्यू दिख रही है 1 लाख रुपया, और एक एसेट एक और अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें 20,000 है। अगले साल जब और 10,000 की डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो आप एसेट से लेस नहीं करते हो, एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रखते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 10,000 रुपए लेते हो। मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन ये है, जहां आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है 30,000, और एसेट की वैल्यू दिखती है 70% बाहर, और उसमें एसेट की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज है। तो इसमें आप क्या करोगे, बहुत सिंपल तरीका है। अगेन दोनों तरीके जो मैंने बोला, या तो आप प्रोविजन को सीधे रियल अकाउंट में ले लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो उस केस में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो एसेट अकाउंट। अगर आप ये एंट्री करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 30,000। उसके बाद एसेट में बचेगा 70,000, उस 70,000 को ले लो रियल अकाउंट में, या दोनों को रियल में ले लो, एसेट को भी रियल में ले लो, प्रोविजन को भी रियल में ले लो। बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा सही है, आप उस प्रोविजन को खत्म करो, उसको एसेट में ट्रांसफर करो, पीछे फिर एसेट में बचेगा 70,000, उसको फिर रियल अकाउंट में ले लो, ठीक है। सर आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उसमें मैंने पॉइंट देखा। क्वेश्चन नंबर 21 की इलस्ट्रेशन नंबर 21। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 21 अच्छा, डिसोल्यूशन में ना, 4th लाइन में है। सुबह का 2 है, मैं यही पढ़ रही थी ना, इसमें क्या 4th क्या। लाइन है, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 20,000, ये वाली फोर्थ बात, नहीं, एंड गुडविल फर्नीचर 6,000।
आपको कौन सा क्वेश्चन है? अर्जुन एंड बोलिए भीम, नाम और बोलो, क्वेश्चन में कुछ और बोलो। और अर्जुन एंड भीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अर्जुन एंड भीम आर पार्टनर, हाँ ये तो मेरे पास है। उसी में है कि फर्नीचर वाज डेप्रिसिएटेड बाय 3000 एंड इट इज रियलाइज्ड 25,000 ओनली। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो बैलेंस शीट है ना, तो उसी वक्त तो क्लोज कर दिया ना बिजनेस को। अर्जुन सिंपल सी बात है, आप फर्नीचर को ले लो 30,000 को उधर, लास्ट में आपको मिले 25,000 की, कुछ नहीं करना है वो, ठीक है ना। और जो आपने अभी बोला ना ये हाँ CGST SGST का, वहाँ हाँ, यहाँ पे भी वही होगा ना, मशीनरी वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू मिशनरी एंड। आपका 80,000 था तो 80,000 ही मिलेंगे, बट आपने हाँ जीएसटी लगाया था उसमें 18%, तो हाँ 80,000 पे 18% जीएसटी आपने लिया है। यहाँ पे आईजीएसटी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होता है। यहाँ पे हाँ आईजीएसटी होता है, इसमें इंटरस्टेट से होती है। आईजीएसटी लगता है जहाँ पे इंटरस्टेट से होती है, और जहाँ पर विद इन द स्टेट बेचते हो तो उसमें एसजीएसटी सीजीएसटी। मतलब वही अगर मैं वही। दिल्ली में रहता हूँ और मैंने दिल्ली से चीजें बेची जम्मू कश्मीर के लिए, तो जम्मू कश्मीर के बंदे को मैं सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लूंगा, उससे मैं आईजीएसटी लूंगा, ठीक है। हाँ तो आप कर लो, कोई इशू नहीं है। कोशिश करो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 23 तक करने के लिए, बाकी हम कल देखते हैं, ठीक है। ओके यस सर। सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।